आज का हमारा टॉपिक है क्रोनोबायोलॉजी। एक ऐसा फील्ड है बायो का जो पीरियोडिक एक्टिविटीज़ के साथ में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में पीरियोडिक एक्टिविटीज़ को देखता है। तो इस तरीके से हम इसको ये कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन रिलेशन टू टाइम एज इन वेरियस साइकिल्स एंड रिदम्स। और ये जो क्षेत्र है वो जितनी भी यहाँ पे ऐसी जो घटनाएं हैं या जो इस तरीके की टाइमिंग प्रोसेस है उनको देखता है या उनकी जांच करता है, और जो सोलर और लूनर रिलेटेड जितने भी आप देख सकते हैं कि उस तरीके के रिदम्स के लिए यहाँ पे ये अडेप्टेड होता है। तो इस तरीके से इसको हम बायोलॉजिकल रिदम्स कहते हैं। ये एक एंशियंट ग्रीक वर्ड से आया जिसका मतलब होता है क्रोनोस का मतलब टाइम और बायोलॉजी मीन्स लाइफ। तो इस तरीके से इसको क्रोनोमिक्स या क्रोम कहते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी जो स्टडीज़ है ये बहुत कोई लिमिटेड स्टडीज़ नहीं है, बल्कि कंपैरेटिव जो एनाटॉमीज़ है, फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इन सब में आप देखते हैं और पढ़ते हैं। अलग तरीके से अगर हम इसकी और बात करते हैं तो इसमें एपिजेनेटिक्स को भी और इकोलॉजी और इवोल्यूशन इन्वॉल्व करते हैं। So the chronobiology is the study of biological rhythms, oscillating chains of events। जितने भी events इसमें हैं उनको एक रेगुलर इंटरवल्स पे जो भी स्टडीज की जा रही हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। So there is a regular temporal sequence and persists in the absence of environmental input। जो पहले के समय थे, पास्ट सेवरल ईयर्स में बहुत सारी डिस्कवरीज इसमें न्यूरोबोलॉजिस्ट ने करी हैं और मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट ने भी करी हैं। उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे जो क्रोनोबायोलॉजी की बात जब करते हैं तो सर्केडियन रिदम्स आता है। दैट मीन्स जो 24 आवर्स की टाइमिंग में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज द सर्केडियन रिदम। और ये रिदम जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स के साथ होते जा रहे हैं। तो इस तरीके का जो बायोलॉजिकल हायरची है फ्रॉम द मॉलिक्यूलर से सेलुलर लेवल ऑर्गेन्स और ऑर्गेनिज्म में, तो उसको हम क्रोनोलॉजिकल स्टडीज में पढ़ते हैं। साथ ही अल्ट्रेडियन रिदम्स की बात करते हैं तो वो आप 24 आवर्स में हमने सर्केडियन देखा, अल्ट्रेडियन रिदम्स हम 20 आवर्स में देखते हैं। और साथ ही जो इंफ्रेडियन रिदम्स की बात करते हैं तो ये पीरियड जो है वो 24 आवर्स से बढ़ जाता है। तो अल्ट्रेडियन रिदम जो है वो सर्केडियन रिदम से कम हो जाता है, लेस देन 24 आवर्स, तो उसको अल्ट्रेडियन रिदम कहते हैं। और जब ये ग्रेटर देन द 24 आवर्स तो ये यहाँ पे इसका जो टाइम है वो 28 आवर्स का हो जाता है और इसको हम इंफ्रेडियन रिदम कहते हैं। तो बायोलॉजिकल रिदम में जब हम बात कर रहे हैं दैट मीन्स आपको 24 आवर्स के रिदम की बात करनी है और उस पीरियड में जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ पर किस तरीके से अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि क्रोनोबायोलॉजी की जो स्टडीज है वो डिफरेंट टाइमिंग्स पर होती है और डिफरेंट ड्यूरेशंस पर होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और जिसमें कि बहुत सारे इसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस शामिल होती है, इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि एनिमल की ईटिंग प्रोसेस हो गई, स्लीपिंग, मेटिंग, हाइबरनेटिंग, माइग्रेशन और सेलुलर रिजनरेशन प्रोसेस हो गई। प्लांट्स में जब देखते हैं तो लीफ मूवमेंट्स, फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस, माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म में अगर हम देखते हैं फंजाई और प्रोटोजोआ में उसमें भी हम देखते हैं। तो इस तरीके से ये जो एक्टिविटीज हैं क्रोनोबायोलॉजिकल जो है वो सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। सबका अपना एक एक पर्टिकुलर टाइम होता है और उसके अकॉर्डिंग एनिमल हो चाहे प्लांट हो चाहे माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म है वो अपने रिएक्शंस को शो करते हैं। तो बेस्ट स्टडी जो है रिदम में, जो बेस्ट स्टडी हम देखते हैं वो क्रोनोबायोलॉजी के रिदम में ही देखते हैं। सर्केडियन रिदम में रफली 24 आवर्स का साइकिल है जो फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलता है। तो सर्केडियन रिदम्स की जब हम आगे हमारे चैप्टर सर्केडियन रिदम पर बेस्ड है उसकी हम इस तरीके से हम यहाँ बायोलॉजिकल रिदम की जब हम बात कर रहे हैं तो ये देखिए कि एक टाइम फिक्स है आपके डेली रूटीन में, जो टाइम आपका फिक्स है इस चार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे शो जो हो रहा है फिगर, उसमें आप अपना एक पर्टिकुलर जो भी जिसका दिखाया गया है वो 24 आवर्स का साइकिल है कि हर टाइम पे कब उसका स्लीपिंग टाइम है, कब एक्सरसाइज का टाइम है, कब रीडिंग टाइम है यहाँ पे, और कब उसका ईटिंग टाइम है, कब साइकिलिंग है, योगा टाइम है।
इस तरीके से सबका टाइम मैनेजमेंट है। और ये टाइम मैनेजमेंट आपकी अपनी इंटरनल जो क्लॉक होती है, जिसको कि हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेट होता है। आपको भूख एक निश्चित समय पर ही लगनी है। अगर आप लंच करते हैं या ब्रेकफास्ट लेते हैं, मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट का जो टाइम आपका फिक्स है, अगर आप 8 o'clock मॉर्निंग लेते हैं 9 o'clock, तो वो उस टाइम पर आपको ज़रूर भूख लगेगी और आपको कुछ खाने का मन करेगा। लंच में जो आपका टाइम सेट है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो हंगरनेस है वो एक्साइटेड हो जाएगी और आपको भूख लगेगी। इस तरीके से हर पार्ट में हर समय पर जो भी आपका टाइम फिक्स है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए इसको हम 24 आवर्स में जो बांट रहे हैं सर्केडियन रिदम के अकॉर्डिंग, आप वो जो रिदम्स है वो बायोलॉजिकल क्लॉक पर बेस होकर के चलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल रिदम्स के डिसऑर्डर्स भी हैं, ये डिसऑर्डर्स पर्सन्स की हेल्थ को यहाँ पर इफेक्ट करते हैं। ये इस तरीके से डिसऑर्डर्स है कि अगर उसकी रिदमिक एक्टिविटी सही नहीं चल रही है तो एंजाइटी हो सकती है, डे टाइम स्लीपिंग हो सकता है, डिप्रेशन में भी जा सकता है आदमी, एक्सीडेंट प्रोन्स एक्सीडेंट्स वगैरह भी आप इसमें देखते हैं। डिप्रेशन में है आदमी तो लैक ऑफ मेंटल अलर्टनेस, उसको पूरा दिन जो है वो आलस सा दिखाई पड़ेगा, मेंटल अलर्टनेस नहीं होगी, और डायबिटिक और ओबेसिटी के भी लेवल्स जो है वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो ये बायोलॉजिकल रिदम्स के डिसऑर्डर है। इसलिए अपने रिदम्स को हमेशा हम कहते हैं कि अपना एक रूटीन होना चाहिए। वो रूटीन आपका रिदमिक एक्टिविटी पे आपको किस टाइम पर क्या करना है उसके अकॉर्डिंग आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग आपका टाइम सेट है। और अगर जिस दिन आप खुद भी फील करते होंगे अगर आपका ये टाइम थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है, आपका वो टाइम सुटेबल जिस पर आपका रूटीन सेट था वो नहीं हो पा रहा, तो ये सब चीजों में से कुछ भी आप डिसऑर्डर को फेस कर सकते हैं। सो द बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि कौन सी क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करी, एक्चुअली ये एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस है, रेगुलेटेड होते हैं जितने भी एक्टिविटीज हैं रिदमिक, वो बायोलॉजिकल क्लॉक से रिदमिक रेगुलेट होते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है आपके इंटरनल टाइमिंग मैकेनिज्म है, जो कि सेल्फ सस्टेनिंग फिजियोलॉजिकल पेसमेकर के तरीके से काम करती है और इन्वायरमेंट साइक्लिक सिंक्रोनाइजर के तरीके से वर्क करती है। जो आपकी सेल्फ बॉडी की क्लॉक है कि आपको कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है, ये आपको कोई बताता नहीं है। ये आपके अपनी बॉडी उसी तरीके से, अगर आपको जिस वक्त सोने का टाइम है तो नेचुरल सी बात है कि आपको उस वक्त नींद में आप जाने लगेंगे, आप सोने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इंटरनल जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो आपको बता रही है कि अब आपके सोने का टाइम हो गया है। और ये क्लॉक होती कहाँ पर है? न्यूरोबायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो नर्वस सिस्टम में ये क्लॉक प्रेजेंट होती है। साइंटिस्ट ने मैमल्स में जो बताया कि बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लोकेटेड है, लेफ्ट और राइट हाइपोथैलेमस में यहाँ पर लोकेटेड होती है, और 2 न्यूक्लियाइज इसमें, द न्यूरॉन्स ऑफ दीज 2 न्यूक्लियाई आर अमंग द स्मॉलेस्ट इन द ब्रेन। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है जिसमें कि ये लोकेटेड। बायोलॉजिकल क्लॉक को हम इस तरीके से और रेफर करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आप क्लॉक से रिलेटेड देखते हैं। एज, फीमेल फर्टिलिटी, डिक्रीज ऑफ फीमेल फर्टिलिटी विद एडवांसिंग मैटरनल एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है फीमेल फर्टिलिटी यहाँ पर कम होती जाती है। एजिंग देखते हैं आप क्लॉक के अकॉर्डिंगली। बायोलॉजिकल प्रोग्राम लिमिट्स द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल बायोलॉजिकल रिदम। सर्केडियन क्लॉक, molecular mechanism that results in a circadian rhythm in a living organism. Circadian rhythm जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो डिस्प्ले करता ऑसिलेशन चेंज को अबाउट 24 आवर्स को, तो यहाँ पर ही उसको बॉडी क्लॉक भी हम कहते हैं। एपिजेनेटिक क्लॉक भी हम इसको ही कहते हैं। a set of DNA sites whose methylation levels can be used to measure aging throughout the body. तो इसको यहाँ पर हम एपिजेनेटिक क्योंकि डीएनए से रिलेट कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर क्लॉक भी कहते हैं, a technique that uses the mutation rate of a biomolecule to deduce the time in perhistory when two life forms diverge. तो यहाँ पर उसमें म्यूटेशन रेट भी आप देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स का, तो इसलिए इसको मॉलिक्यूलर क्लॉक। तो इस तरीके से यहाँ पर एक फीमेल फर्टिलिटी के लिए एज की जब हमने बात करी, इस तरीके से भी इसको हम रिफर करते हैं। सर्केडियन क्लॉक की तरीके से भी रिफर करते हैं, एपिजेनेटिक क्लॉक की तरीके से भी, और मॉलिक्यूलर क्लॉक की तरीके से भी रिफर करते हैं।
ये क्लॉक जो होती है ये बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करती है, जैसे एपेटाइट हुआ, बॉडी टेम्परेचर हुआ, हार्मोन लेवल्स, अलर्टनेस, डेली परफॉर्मेंस, ब्लड प्रेशर, रिएक्शन टाइम्स और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी यहाँ पे ये क्लॉक रेगुलेट करती है। बायोलॉजिकल रिदम्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें अभी जब मैंने आपको बताया कि ये एक क्लॉक है जो आपकी अपनी बॉडी में सेट है, जो नर्वस सिस्टम में आपके सेट है, मास्टर क्लॉक कहते हैं, और ये मास्टर क्लॉक ही आपकी अपनी बॉडी के रिदम्स को रेगुलेट करती है। सो द बायोलॉजिकल रिदम्स आर द नेचुरल cycle of change in our body's chemical or functions. It's like an internal master clock that coordinates the other clocks in your body. The clock is located in the brain. Yes, ये nervous system का part है, right above the nerves where the eyes cross. It's made up of thousands of nerve cells that help sync your body's function and activities. इस बायोलॉजिकल रिदम्स को 4 पार्ट्स में भी बांटा गया है। सर्केडियन रिदम्स जिसमें 24 आवर्स की बात कर रहे हैं, उसमें आप साइकिल देख रहे हैं। फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल रिदम्स उसमें इन्वॉल्व है। डायरनल रिदम जो कि डे और नाइट से रिलेट है। अल्ट्रेडियन जिसमें कि वो 24 आवर्स से कम शॉर्टर पीरियड में है, और इंफ्रेडियन जिसमें कि 24 आवर्स से आगे मतलब कि 28 आवर्स तक हम उसको ग्रेटर देन द सर्केडियन रिदम लेते हैं, जिसमें कि आप मेंस्ट्रुअल साइकिल देखते हैं। So the circadian clock plays a physical, mental and behavioral role that responds to light and dark. जब हम बायोलॉजिकल रिदम की बात करते हैं तो एक फेज, पीरियड और एम्पलीट्यूड टाइप के वर्ड्स हमने सुने हैं। एक्चुअली ये होते क्या है, तो यहाँ पर ये आपके सामने ग्राफ शो हो रहा है। इसमें एक्स और वाई एक्सिस पर यहाँ पे एक में टाइम लिया हुआ है और रेट ऑफ एक्टिविटीज ली हुई है। इसमें फर्स्ट जब स्टार्ट किया गया है ग्राफ, तो वो जो हाई पीक पर पहुंच रहा है, इस तरीके से दो ग्राफ, दो हाइपरबोला फॉर्म हो रहे हैं, तो दोनों हाइपरबोला के बीच के डिफरेंस को हम पीरियड कहते हैं। फिर दो फेजेस है, हमने एक हाइपरबोला को एक फेज और दूसरे हाइपरबोला को दूसरी फेज लिया है। फिर जो ट्रोफ और पीक के बीच का जो टाइम है उसको हम एम्पलीट्यूड्स कहते हैं। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल रिदम की जो स्टडी की गई है वो इन पीरियड्स और फेज और एम्पलीट्यूड्स पर बेस की जाती है, जिसको अभी हम आगे जब बायोलॉजिकल रिदम पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे। तो इस तरीके से क्रोनोबायोलॉजी की जो स्टडी है, जो उसकी हम हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं या उसके जो कैसे ये क्रोनोबायोलॉजिकल स्टडी की जरूरत पड़ी, एक्चुअली ये 18th सेंचुरी में प्लांट लीव्स में ये ऑब्जर्व किया था। फ्रेंच साइंटिस्ट थे जेन जैकॉस डिऑटर्स डी मेरन, इन्होंने यहाँ पे स्वीडिश बॉटनिस्ट और नेचुरलिस्ट कार्ल लिनियस ने भी बाद में इसमें यहाँ पे स्टडी करी और एक फ्लावर क्लॉक डिजाइन करी। यहाँ पर बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर स्टडी करके उन्होंने एक फ्लावर क्लॉक डिजाइन करी। और 1960 में इसमें एक सिंपोजियम हुआ था कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लेबोरेटरी पे, जिस पर यहाँ पर क्रोनोबायोलॉजी का फील्ड तैयार हुआ। सो इट वाज आल्सो इन 1960 दैट पेट्रिशिया de Courcy invented the phase response curve, one of the major tool used in the field since in chronobiology। तो इस तरीके से क्रोनोबायोलॉजी की स्टडी प्लांट्स में स्टार्ट की गई और फिर वो एनिमल की स्टडीज तक भी आया है। तो यहाँ पर 1970 में बायोलॉजिकल रिदम्स के ऊपर जो वर्क हुआ है, हेल्बर्ग ने यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन और मेडिकल इश्यूज पर काम किया और ये बताया कि जो सोसाइटी के मेंबर्स थे यहाँ पे, उन्होंने ये बेसिक रिसर्च ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे किया, प्लांट पर भी साथ में किया और एनिमल्स पे भी। और ये मोर रिसेंटली इट हैज बीन डिफिकल्ट टू गेट फंडिंग फॉर सच रिसर्च और ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म देन माइस, रैट्स, ह्यूमंस एंड फ्रूट फ्लाइज। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स एनिमल्स में भी लिए गए हैं जिनके ऊपर यहाँ पर बाद में स्टडी हुई और क्रोनोबायोलॉजी नाम का जो एक टर्म है और जो स्टडी है बायोलॉजी में जो कि पीरियड से पीरियोडिक साइकिल से रिलेटेड है, उसकी स्टडी की गई। थैंक यू।